हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैथ्स बाय शैलेंद्र सर। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 2 दिनों से प्रतिशत अध्याय को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, प्रतिशत का आज ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने प्रतिशत की बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है ना। प्रतिशत का बेसिक हमने पढ़ा था, प्रतिशत के पूरे नियम हमने पढ़े थे पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में हमने प्रतिशत के प्रश्नों को हल किया था। ठीक है, आज ये तीसरा सेशन है प्रतिशत का। इस सेशन में हम आज भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं कि प्रतिशत में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतिशत के प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि आज ये अंतिम सेशन होगा प्रतिशत का। इसके बाद हम दूसरे किसी टॉपिक में वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले सत्र में ये चीज़ें बोली थी कि कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि आप कौन से टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं। जिस भी टॉपिक की अधिकता ज़्यादा होगी, जिस भी टॉपिक की डिमांड ज़्यादा होगी, उसी टॉपिक का हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज आपके पास विकल्प है। आज भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक का देखना चाहते हैं या किस चीज़ की आपको आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, फिलहाल आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। पढ़ते हैं, सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सवाल है, चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चावल का मूल मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? देखिए, चावल का जो मूल्य था उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है, और कमी के बाद एक व्यक्ति जो है 450 रुपये में 50 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है उतने ही पैसे में। ठीक है, तो आपको बताना है कि चावल का पहले का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, है ना। प्रारंभिक मूल्य का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक मूल्य। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि वर्तमान मूल्य क्या है। व्यक्ति 450 रुपये में कितना चावल खरीद रहा है अधिक? 50 किलोग्राम, तब जब 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही। तो सबसे पहले आप क्या करो, 450 रुपये का 20% निकाल लो। 450 का 20% कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति 90 रुपये में 50 किलोग्राम चावल खरीद रहा है। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 90/50, जीरो जीरो काट दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? 1 रुपया 80 पैसा। ठीक है ना, 1 रुपया 80 पैसा पर केजी। ये क्या आ गया? ये वर्तमान मूल्य है दोस्तों। ठीक है ना, अभी क्या निकला है? ये वर्तमान मूल्य निकला है सवाल में। लेकिन आपसे क्या पूछा है? मूल मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य। देखिए, अगर मान लीजिए पहले 20% आपको दिया, 20% बराबर कितना होता है? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले चावल का मूल्य 5 रुपये था तो अब घटकर कितना हो गया? 4 रुपया। इस 4 की वैल्यू आपको यहाँ पे निकल आई है। ठीक, कितना? 1 रुपया 80 पैसा। ठीक, इसका मतलब 1 रुपया 80 पैसा किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? इसको आप काट दीजिए, यहाँ से इसको हटाओगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 8 से आप इसको काट दो तो बराबर आ जाएगा 2.25। 2.25 रुपया प्रति किलोग्राम। ये आपको क्या मिल गया? ये मिल गया प्रारंभिक मूल्य, मूल मूल्य, जो मूल में कमी होने के पहले का था। क्लियर है? चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें प्रति वर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8वें भाग के बराबर वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? ठीक, आपको वर्तमान जनसंख्या दे दी गई है और आपको ये भी बता दिया गया है कि 1/8 जो है तो हर वर्ष क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, तो आपको 2 साल बाद की जनसंख्या निकालनी है। आसान है दोस्तों। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपकी जनसंख्या लिख दिया। कितनी है जनसंख्या वर्तमान में? 64,000। पहले साल वृद्धि होगी कितनी? 1/8वें भाग के बराबर। मतलब 1/8 की वृद्धि का मतलब है कितनी हो गई जनसंख्या? 9/8। दूसरे साल भी यही होगा, 9/8। अब आप इसको काट दीजिए। जब आप इसको काटेंगे तो 8 × 64 हो गया, 64 से ये कट जाएगा 1000 बार, बराबर कितना आ जाएगा? 81,000। ठीक, तो अब वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई कस्बे? 2 साल बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद कस्बे की जनसंख्या हो जाएगी 81,000। ठीक है ना, 2 साल बाद
कितनी हो जाएगी? 81,000। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सेशन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 20,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष कार का मूल्य इसके प्रारंभिक मूल्य से 20% घट जाता है, तो 3 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा? आपको प्रारंभिक मूल्य दे दिया गया है, कितना है प्रारंभिक मूल्य? 20,000, और आपसे पूछा है कि 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा यदि प्रति वर्ष मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की। ठीक, आपको पता है 20% बराबर कितना होता है? 1/5। ठीक, वृद्धि हो रही मतलब ये वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 6/5। वृद्धि का मतलब क्या है? 6/5। अब देखिए सवाल में प्रारंभिक मूल्य कितना है? 20,000। ठीक, 20,000। पहले साल वृद्धि होकर वैल्यू कितनी बनेगी? 6/5। दूसरे साल भी क्या होगा? 6/5। और तीसरे साल भी क्या होगा? 6/5। ठीक, इसको काट दीजिए, ये कटेगा तो 5 25, 5 से कट जाएगा, 5 25 8 200 होता है, मतलब 800 आएगा। इसको भी काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 160। ठीक, 160 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 करोगे, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 36 36 16 का 96। इकाई अंक से आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 10,240। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,240 आएगा, पूरा गुणा करोगे तो। क्लियर है? 160 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,240। ठीक, तो कार का 3 वर्ष बाद मूल्य कितना बन जाएगा? 10,240 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दिया है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 9,26,000 92,61,000 है। ठीक है ना, कितनी है? 92,61,000 है। यदि 5% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही हो तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या होगी? बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ठीक है ना, आपको वर्तमान जनसंख्या दे दी गई है और आपको ये बता रहा है कि वृद्धि दर कितनी है? वृद्धि दर है 5% वार्षिक। ठीक, तो आपसे 3 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है ना, परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल, कई बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे सवाल। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि पहले जो है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी देगी है? वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है 92,61,000। ठीक है ना, और 3 वर्ष पहले तो हम ये मान लेते हैं कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी रही होगी? यक्स रही होगी। ठीक, 3 वर्ष पहले जनसंख्या यक्स थी तो 5% की दर से क्या हो रही? जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब एक चीज समझ लो, 5% बराबर कितना होता है? 1/20 होता है। ठीक है ना, कितना होता है? 20, 1/20 होता है। तो अगर वृद्धि हो रही है तो क्या बनेगा? 21/20 गुणे 21/20 और गुणे 21/20 बराबर, ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या हमने मान ली कितनी? यक्स। और जब एक्स 3 वर्ष पहले की था तो 5% जब आपने 3 वर्ष वृद्धि किया तो जनसंख्या कितनी हो गई? 92,61,000। ठीक, कितनी हो गई? 92,61,000। अब इसको थोड़ा सा काट देते हैं। ठीक, तो 21 21 और 21 का क्यूब होता है कितना? 9261। ठीक है, 9261। तो कितनी बार कट जाएगा? 1,000 बार। ठीक, और इसका गुणा कर दो, 20 गुणे 20 गुणे 20 कितना आ जाएगा? x बराबर आपको मिल जाएगा 80 लाख। कितना मिल जाएगा? 80 लाख। तो वर्तमान में मतलब 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी रही होगी? 80 लाख रही होगी। ठीक है ना, 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी रही होगी? 80 लाख। और 80 लाख से 5% हर साल जनसंख्या बढ़ के अब कितनी हो गई वर्तमान में? 92,61,000। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले कितनी आ गई? 80 लाख। क्लियर है? चले अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है? चलो अगला सवाल दिया है कि तिलक का वेतन पहले वर्ष में 15% बढ़ता है, दूसरे वर्ष में 20% घटता है तथा तीसरे वर्ष में 25% बढ़ता है। बहुत शानदार। अगर तीनों वर्षों के बाद तिलक का वेतन
23,000 है तो इन 3 वर्षों के प्रारंभ में तिलक का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी सवाल आपको क्या दिया गया है, सवाल आपको 3 वर्ष बाद की वैल्यू दे दी गई है और आपसे वर्तमान में पूछा, मतलब आगे की सैलरी आपको पता है और वर्तमान की आपको निकालना है। ठीक है, आसान सवाल है, बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले आप क्या समझ लो, सबसे पहले आप मान लो कि वर्तमान में उसकी जो सैलरी है, उसका जो वेतन है वो कितना है, x मान लो। ठीक है ना, वर्तमान में कितना मान लेते हैं हम, x, इधर कर देता हूं मैं, वर्तमान में मान लेता हूं कितना है, x है। ठीक, पहले साल क्या हो रही, 15% बढ़ता है, इसका मतलब 115/100, 15% जब बढ़ गया तो क्या आ गया, 115/100। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 20% घटता है तो कितना हो जाएगा, 80/100। और तीसरे वर्ष हो रहा है 25% बढ़ता है, मतलब 125/100 बराबर कितना हो गया है वेतन, अब 23,000। कितना हो गया है, 23,000। इसको काटते हैं। ठीक, तो सबसे पहले 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 0 से 0 काट दो, 4 से ये कट जाएगा, 4 2 8, 2 पंचा 10, 5 से ये कट जाएगा। अब बचा आपके पास ये, तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 23,000 और गुणे 100 और बटे 115। 115 से इसको काटोगे तो 200 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा, 20,000, ए ऑप्शन। ठीक, क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 35,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में 13% की वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 38,500 हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक, ध्यान दीजिए, गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 35,000 है। पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 6% की। महिलाओं में कितने की हो रही है, 13% की। ठीक है ना, और सवाल में आपको ये बोला है कि वृद्धि के बाद एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो रही है, 38,500। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको पुरुषों की वृद्धि दे दी गई है और महिलाओं की वृद्धि दे दी गई है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ओवरऑल वृद्धि निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, पहले हमें ओवरऑल वृद्धि निकालनी पड़ेगी। पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या थी 35,000 और बाद में बढ़ के कितनी हो गई है, 38,500। ठीक, कितने की वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या में 3500 की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में 3500 की वृद्धि कितने में, 35,000 में। ठीक, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1/10, मतलब 10%। ओवरऑल कितने की वृद्धि हो गई है, ओवरऑल हो गई है 10% की वृद्धि। ठीक है ना, अब ध्यान दो, पुरुषों में कितने की वृद्धि हुई है, पुरुष, एक तरफ पुरुष कर दो, एक तरफ महिला कर दो। ठीक, तो पुरुषों में कितने की वृद्धि हुई है, 6% की। महिलाओं में कितने की हुई है, 13% की। और ओवरऑल कितनी हो गई, 10%। ठीक, यहाँ पे जो वैल्यू हम लिखते हैं वो ओवरऑल लिखते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू निकलती है ना, तो इसको एलिगेशन मेथड से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4। मतलब ये हुआ कि अगर कुल जनसंख्या 7 है तो पुरुषों की कितनी होगी, 3 होगी, और महिला की कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी है, 35,000। इसका मतलब 35,000 किसके समतुल्य होगा, 7 के, तो 35,000/7। और निकालना है पुरुषों की जनसंख्या, तो गुणे कर दोगे 3, तो 7 पन्ना 35, मतलब 5,000 बराबर 5 तिहाई 15,000 पुरुषों की जनसंख्या आपको मिल जाएगी। क्लियर है, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, 15,000 होगी। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया, बहुत ही आसान सवाल है। एलिगेशन मेथड का प्रयोग किया गया है इस सवाल में। ठीक है ना, हमने एलिगेशन मेथड लगाया है, आसान है एलिगेशन से, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है कि 15 लीटर चीनी और पानी के घोल में 20% चीनी है,
इसमें से कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा कि परिणामी घोल में चीनी 25% हो जाए? कितने प्रतिशत पानी को वाष्पीकृत करना होगा कि परिणामी घोल में चीनी कितना हो जाए? 25% हो जाए। ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले आप देखो कि कुल घोल कितना है? 15 लीटर। इस 15 लीटर के घोल में चीनी और पानी के घोल में 20% क्या है? चीनी है। तो मैं लिख लेता हूं, अगर टोटल जो है तो 15 लीटर का घोल है तो चीनी कितनी होगी? 15 का 20% निकालोगे तो आएगा 3। ठीक, तो पानी कितना हो जाएगा इसमें? फिर पानी हो जाएगा 12 लीटर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिए इसको। सवाल में आगे क्या बोला है कि परिणामी घोल कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा कि परिणामी घोल में चीनी कितना हो जाए? 25% हो जाए। ठीक, तो पानी की मात्रा तो आप क्या कर रहे हो? वाष्पीकृत कर रहे हो। कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी? चीनी। मतलब चीनी अगर अभी भी 3 है तो बाद में भी 3 ही रहेगी, प्रतिशत जरूर उसका बदल जाएगा। ये हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। ये 15 लीटर का अगर घोल है तो उसमें से 3 लीटर क्या है? चीनी है, और 5 लीटर क्या है? 12 लीटर क्या है? पानी है। तो अगर चीनी की मात्रा 3 है तो आप पानी को वाष्पीकृत करोगे तो भी चीनी की मात्रा तो उतनी ही रहेगी जितनी अभी है। ठीक, इसका मतलब 3 किसका 25% हो जाएगा? हमको निकालना है कि किसका 25% क्या होगा? 3 होगा। मतलब आने वाले घोल में 3 क्या होगा? 25%। इसका मतलब 3/25 और गुणे कर दो 100। ठीक, 25 चौको 100, 4 तिहाई 12, कितना आ गया? 12। इसका मतलब अगर 12 लीटर का घोल होगा तब चीनी क्या होगी? 25% होगी। 12 लीटर का अगर घोल होगा तब चीनी क्या होगी? 25% होगी। तो अभी घोल कितना है? 15। तो 15 में से आप 12 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब कितने लीटर आपको वाष्पीकृत करना पड़ेगा? 3 लीटर। कितने लीटर पानी वाष्पीकृत करना है? 3 लीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल दिया है कि 40 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में 25% अम्ल है, तो इसमें कितना पानी और मिलाना होगा कि परिणामी विलयन में अम्ल 20% हो जाए? बहुत ही शानदार सवाल है। जैसा आपने पिछले वाला सवाल किया है वैसा ही उसी से मिलता जुलता सवाल ये भी है। हमने लगभग हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, आज जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उससे हमारा लगभग सभी टाइप क्लियर हो जाएंगे प्रतिशत के। ठीक है ना। आप तीनों वीडियो अगर एक बार देख लेंगे और उसका प्रॉपर नोट्स बना के आप लिख सकते हैं ना। जितना हम डिस्कस करते जा रहे हैं ना, तो आप क्या करिए कि एक रफ पेपर में प्रॉपर क्वेश्चंस को लिखिए और उसके बाद उसको सलूशन भी लिखिए उसी में। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपकी एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगी पर्टिकुलर इस टॉपिक की। प्रतिशत का टॉपिक आपका मैं क्लियर करा दूंगा तो आपका प्रतिशत का नोट्स बन जाएगा। उसके बाद मान लीजिए मैंने आपको एसआई पढ़ाया, सीआई पढ़ाया, तो एसआई और सीआई का आपका जो है तो नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। क्या होगा कि आप एक बार क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपने पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, तो पहला काम क्या करिए? क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके फिर आप क्या करिए? क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे चीजें क्या होंगी कि आपको पता चलेगा कि आपसे गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है, आपको प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। ठीक है ना। किस क्वेश्चन में कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं वो तब आपको पता चलेगा जब आप अपने से पहले एक बार सॉल्व करोगे और फिर आप मेरा सोल्यूशन देखोगे। ठीक है ना। तो उससे आपको अपनी गलतियां पकड़ने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या दिया गया है कि 40 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में 25% क्या है? अम्ल है। तो इसमें कितना पानी और मिलाना होगा कि परिणामी विलयन में अम्ल कितना हो जाए? 20% हो जाए। ठीक, तो अभी कितना है? अभी है अम्ल और पानी का मिश्रण कितना है? 40 लीटर। इसमें से दो चीजें हैं, एक तरफ है अम्ल और दूसरी तरफ क्या है? पानी है। ठीक है ना। 25% क्या है? अम्ल है। ठीक, 25% अम्ल है, इसका मतलब 10 लीटर क्या आ गया? अम्ल। ठीक, उसके बाद 30 लीटर क्या, सॉरी 10 लीटर क्या आ जाएगा? अम्ल। इधर लिखते 10 लीटर क्या आ जाएगा? अम्ल।
और 30 लीटर क्या हो जाएगा, पानी। ठीक है, अब बोला है सवाल में इसमें कितना पानी और मिलाना होगा कि विलयन में अम्ल 20% हो जाए। तो मुझे ये बताइए कि कांस्टेंट वैल्यू किसकी है, अम्ल की। अम्ल अभी भी 10 है और बाद में भी मात्रा में तो 10 ही रहेगा, प्रतिशत बदल जाएगा लेकिन मात्रा तो उतनी ही रहेगी। मात्रा में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक, तो मात्रा तो उतनी रहेगी, कितनी हो जाए, 20 हो जाए। इसका मतलब ये कितना चाह रहा है, 20%। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के, इंटू कर दीजिए 100, तो 20 पंचे 100 हो गया और बराबर कितना आ गया, 50 लीटर। इसका मतलब विलयन कितना होना चाहिए, 50 लीटर का जब विलयन होगा तब 10 लीटर जो अम्ल है वो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितने लीटर पानी वाष्पीकृत करना होगा, तो 50 में से 40 माइनस करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 10 लीटर। तो कितने लीटर पानी हमने वाष्पीकृत कर दिया, 10 लीटर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें, अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिया है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है और 17 अंकों से क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो जाता है। 41% अंक प्राप्त करता है और 17 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। और दूसरा जो विद्यार्थी है वो 30% अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो आपको बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कोशिश करिए आप इसको करने की। सवाल में आपको क्या क्या दिया है ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। परीक्षा में विद्यार्थी जो है 41% अंक प्राप्त कर रहा है और 17 अंकों से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा, उत्तीर्ण हो रहा है। और दूसरा जो है तो 30% अंक प्राप्त करता है और क्या हो रहा है, 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। देखिए, जो व्यक्ति 41% अंक प्राप्त कर रहा है, जो भी व्यक्ति 41% अंक प्राप्त कर रहा है उसके वो क्या हो रहा है, 17 अंकों से उत्तीर्ण हो रहा है। तो अगर मैं इसमें से 17 माइनस कर दूंगा तो ये पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। ठीक, 41% में से 17 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, पासिंग मार्क नंबर मिल जाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति है वो 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 16 अंकों से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो इसके अंकों में 30% में से 16 जोड़ दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क के बराबर आ जाएगा, मतलब ये भी पास हो जाएगा। इसका मतलब दोनों जब पासिंग मार्क हो गए तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बराबर। 30% को इधर लाइए और 17 को उधर लेके जाइए तो क्या बन जाएगा, 41% माइनस 30% बराबर 16 प्लस 17। ठीक, माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 11% बराबर कितना आ जाएगा, 33। 11% बराबर 33, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 300। ठीक, 100% बराबर कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, परीक्षा का पूर्णांक होगा, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 300 होगा। ठीक है ना, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 300 होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम अंक से 25% अधिक है। तो बताओ न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है ये। ठीक है, ये सवाल कई बार आ चुका है। ठीक है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है ये, इसको आप सॉल्व करिए, बहुत ही शानदार सवाल दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से क्या हो रहा है, वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, तो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 30% अंक प्राप्त कर रहे हैं और उसमें से मैं 25 और जोड़ दूंगा तो आप पासिंग मार्क नंबर के पास पहुंच गए। आपका जो नंबर है वो क्या हो गया, पासिंग मार्क हो गया। जबकि जो दूसरा विद्यार्थी है वो 40% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक तो ये आ गया। अगर मैं इसमें
इसको 25% अधिक बनाना है, मतलब 125/100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 40% के। ठीक, ये किसके बराबर हो गया? 40% के। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 25 इसको काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 150% प्लस 125 बराबर 160%। ठीक, तो 10% बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 125। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 1250। ठीक, तो कुल आपको पूर्णांक कितना मिल गया? 1250। लेकिन अभी प्रश्न पूरा सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक, प्रश्न में आपसे पूछा क्या है कि बताओ न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। ठीक है ना, तो उत्तीर्ण अंक निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा 1250 का 30%। ठीक है ना, 30%। गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 375 और प्लस 30% तो पाता है तो कितने में फेल हो रहा है? कितने नंबर से? 25। तो 25 और जोड़ दीजिए तो ये मिल गया इसको कितना नंबर? 400 नंबर मिल गया। और 400 ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 400 ही इस प्रश्न में न्यूनतम उत्तीर्णांक मिल रहा है। कितना? 400। ठीक है, बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। सवाल में एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। क्वेश्चन दिया है 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। जबकि जो दूसरा विद्यार्थी वो 40% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो क्या है? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 25% अधिक है। तो हमने 30% में 25 जोड़ दिया तो ये न्यूनतम अंक हो गया। ठीक है ना, अब जब न्यूनतम अंक आपको मिल गया तो इसको 125 निकाल दिया इसका, है ना, 25% अधिक मतलब 125। किसके बराबर हो गया? ये 40% के बराबर हो गया। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 1250 आ जाएगा। तो 1250 आपको क्या मिल गया? उत्तीर्ण अंक। 1250 आपको क्या मिल गया? पूर्णांक मिल गया। ठीक है ना, पूर्णांक कितना है? 1250। तो अब आपको पूछा क्या है? उत्तीर्ण अंक कितना होगा? पासिंग मार्क। तो 30% और प्लस 25। तो 1250 का 30% निकाला, 375 आ गया और प्लस 25 और जोड़ दिया तो कितना आ गया? 400 आ गया। ठीक, बन जाएगा। आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? बहुत ही शानदार सवाल पूछा है ये। ठीक है ना, इसको अपन सॉल्व करते हैं। सवाल ये दिया है आपको कि 45% विद्यार्थी किस में पास हो रहे हैं? 45% विद्यार्थी पास हो रहे हैं इतिहास में और 60% पास हो रहे हैं किसमें? हिंदी में। और 8% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। मैं एक वेन डायग्राम आपको बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये इतिहास वाले व्यक्ति हैं। ठीक, यहाँ पे ये इतिहास वाले हैं और इधर जो है तो हिंदी वाले कर देता हूँ मैं। ठीक, इधर के जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी वाले हैं। ठीक, अब देखिए 45% विद्यार्थी किसमें हैं? इतिहास में और 60% किसमें है? हिंदी में। ठीक है ना, और 8% किसी में नहीं है। मतलब अगर मैं इस पूरे डायग्राम को बनाऊं तो यहाँ पे 8% आएगा। टोटल कितने पास हो रहे हैं? 92%। 92% विद्यार्थी टोटल पास हो रहे हैं। ठीक है ना, अब उसमें से दोनों विषय में कितने हैं ये नहीं पता है अभी, तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 60% प्लस 45% बराबर कितना आ जाएगा? 105%। और 105% में से आप 92 क्या कर दीजिए? 92% माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 13% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13%। 13% जो आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये 13% ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी विषय में ये 13% ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं। 13% क्या है? दोनों विषय में। तो अगर मान लो 13% यहाँ पे मैं लिख दिया, 13% क्या है? दोनों विषय में पास हैं। अब आपसे मान लो सवाल ये पूछता है किसी एक विषय में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है ना, तो सिर्फ हिंदी में कितने हो रहे हैं या सिर्फ इतिहास में कितने हो रहे हैं? रीजनिंग में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक, तो 13% आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी।
देखो ध्यान से, सवाल में ये बोला है कि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब ना तो वो हिंदी में पास है ना ही वो इतिहास में पास है, दोनों में पास नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो इन दोनों डायग्राम से तो बाहर आ गए, ठीक। तो बचे कितने, 92%। 92% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में पास हैं। तो 60% किसमें पास है, इतिहास में, और 45% किसमें है, इतिहास में, 60% है हिंदी में। दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया, 105% आ गया। 105 में से हमने ये 92% माइनस कर दिया तो कितना मिल गया, 13%। ये 13% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया है कि किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की जो संख्या है वो कितनी रह गई, 7,29,000, ठीक। तो आपको बताना है कि मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, ठीक है। देखिए इसको करते हैं अपन, आसान है, करने के कई तरीके हैं इस सवाल के, ठीक है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि सेना में वर्तमान पहले कितने जवान थे, 100। अगर 100 जवान थे तो 10% क्या हो गए, युद्ध में शहीद हो गए। तो 10% युद्ध में शहीद हो गए तो बचे कितने, शेष कितने बचेंगे आपके पास, 90, ठीक। इस 90 में से 10% रोगग्रस्त हो गए तो 10 मतलब 9, ठीक है ना। तो बचे कितने शेष, 81। और इस 81 में से 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया गया तो 8.1 क्या हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, ठीक है ना। 8.1 क्या हो गए, दिव्यांग घोषित हो गए। तो अब आपके पास शेष कितने बचे, शेष कितने बचेंगे आपके पास, 72.9 72.9 जवान ऐसे होंगे जो अब शेष बचे हैं। सवाल में शेष जवानों की संख्या कितनी है, 7,29,000। इसका मतलब 7,29,000 किसके बराबर होगा, 72.9 के, और इनटू आपसे पूछा क्या है, मूल रूप से सेना में कितने थे, कितना हमने माना 100, तो गुणा कर दो आप 100 का, ठीक। यहाँ से दशमलव इसका हटा दो तो 1 जीरो और इधर बढ़ जाएगा और ये कितनी बार कटेगा, 1000 बार, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको, करेक्ट आंसर मिल जाएगा लगभग है ये कितना, 10 लाख, 10 लाख से अधिक है, 10 लाख है, ठीक है ना। कितना मिल गया आपको, 10 लाख, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है, चुनाव से संबंधित प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, ठीक है ना, चुनाव से संबंधित प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। सवाल दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त कर 2,880 मतों से विजयी हुआ, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। करिए दोस्तों इसको थोड़ा सा सॉल्व आप, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए। मैं आपको इस सवाल को करने के लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ठीक है। इस सवाल को करने का मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। आपको बताना है कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है ना। एक उम्मीदवार को जो है तो कुल मतों का, जीतने वाले व्यक्ति को कुल मतों का कितना मिल रहा है, 56% मत मिल रहा है, ठीक है ना। और 56% मत के साथ वो 2880 मतों से क्या हो रहा है, विजयी हो रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। आसान सवाल है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपसे ये सवाल बन गया होगा। देखिए चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल मतों का कितना मिला, 56%। तो मैं ये मान लेता हूं कि कुल मतों की संख्या कितनी है, 100 है। अगर कुल मतों की संख्या 100 है तो जीतने वाले को कितना मिला, 56%, ठीक।
तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 44%। हारने वाले को कितना मिला होगा? 44%। ठीक। जीतने वाला हारने वाले से कितने मतों से विजयी आपको दिख रहा है यहाँ पे? 12% से। कितने मतों से? 12% मतों से। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2880 किसके बराबर होगा? 12 के, और गुणे कुल मतदाताओं की संख्या, मतलब 100 की वैल्यू आपसे पूछा है तो क्या आ जाएगा? 12 दूना 24, 12 चौका 48, 240 मतलब 24,000। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी मिल गई? 24,000। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल आपसे ये बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 2430 मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से विजयी हो रहा है? 2430 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो मैं ये मान लेता हूँ कि पहले चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या मतदाताओं की संख्या कितनी रही होगी? 100 रही होगी। ठीक। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, तो 10% घट जाएगा तो बचेंगे कितने? 90। ठीक। डाले गए मतों में से 10% मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। इस 90 में से 10% अवैध घोषित हो गए, मतलब 9 तो अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने? 81 मत बचे। ठीक। अब सवाल आगे ये बोल रहा है कि 10% अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, मतलब ये तो अवैध हो गया, ये 90 जो आ रहा है ये कुल मत पड़े हैं, इसमें वैध और अवैध दोनों शामिल हैं। ठीक है ना। और ये 100 है कुल मतदाताओं की संख्या। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का कितना प्राप्त किया? 55% प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ से 2 लोगों को मिल रहा है वोट, एक को मिल रहा है 55% और दूसरे को कितना मिलेगा? 45%। जीतने वाला कितने प्रतिशत मतों से जीत रहा है? 10% मतों से जीत रहा है। सवाल में कितने से जीत रहा है? 2430। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये डायरेक्ट 10 नहीं करना है। जब हम 100 लेते तब तो 10 कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 81 है। तो पहले आपको 81 का 10% निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? 8.1। ठीक है ना। तो ये 10% कितना है? 8.1। यहाँ पे कितने मतों से जीत रहा है? 8.1 से। सवाल में कितने से जीत रहा है? 2430 से। इसका मतलब ये हुआ कि 2430 किसके बराबर होगा? 2430 किसके बराबर होगा? 8.1 के, और गुणे कुल मतदाता कितने थे, मतलब 100 की वैल्यू पूछा है तो कर दो इंटू 100। इस दशमलव को हटाओगे तो एक जीरो इधर और बढ़ जाएगा और ये 30 बार चला जाएगा पूरा भाग। तो कितना मिल गया आपको? 30,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 30,000। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही शानदार सवाल था ये। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि क्या बोल रहा है। आज ये प्रतिशत की हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। जो भी टॉपिक आप हमसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, उसी टॉपिक को हम शुरू कर देंगे। ठीक है ना। आज के बाद कल हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। अब यहाँ से ना अपन रेगुलर बेसिस पे जो है तो लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है ना। आने वाले समय पे हम लाइव क्लास भी चालू करने वाले हैं। ठीक। लाइव क्लास की भी सुविधा हम आपके तक पहुँचाने वाले हैं। अभी तो हम वीडियो रिकॉर्ड करके जो है तो आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा हैं कि टाइम मिल नहीं पा रहा है। इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय पे हम लाइव क्लास की भी सुविधा प्रोवाइड कराने वाले हैं आप तक। ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल
को अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 60 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% मत प्राप्त कर 308 मतों से क्या हो रहा है, विजयी हो रहा है। जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 308 मतों से विजयी हो रहा है। ठीक, सवाल को करते हैं। क्या है कि इसमें हम मान लेते हैं कि कुल मतदाता कितने थे, पहले 100 थे। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100 है। इसमें से लिखा है 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मान लो 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10 ने नहीं किया, या 10% कर लो, 100% था तो ठीक। 60 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले ने कुल मतों का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, कुल मतों का 47%। जीतने वाले को कितना मिल गया, 47% मत मिल रहा है जीतने वाले व्यक्ति को, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि हारने वाले को कितना मिलेगा, 47 इसको मिल गया, 10 अवैध घोषित हो गया तो 57 हो गया, और बचा कितना आपके पास 43%। वो 43% किसको मिला होगा, हारने वाले को। लेकिन साथ में ये भी लिखा कि 60 मत अवैध घोषित हो गए, तो वो 60 भी किस में से माइनस होंगे, इसी में से होंगे, अवैध हारने वाले में से ही, ठीक है ना। क्योंकि ये अपने मान के चल रहे हैं कि हारने वाले को 43% मिले, लेकिन जो अवैध घोषित होंगे वो भी इसी में से माइनस होंगे, क्योंकि सवाल में जीतने वाले का आपको डायरेक्ट डाटा दिया है, कितना है, 47%। तो पूछ रहा है मत प्राप्त कर 308 मतों से क्या हो रहा है, जीतने वाला विजयी हो रहा है। तो जीतने वाले और हारने वाले का अंतर निकाल लो, तो कितना आना चाहिए, 308 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 47% माइनस 43% माइनस 60 बराबर कितना होना चाहिए, 308। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं तो 47% माइनस 43% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 308 और प्लस 60 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4%। 4% बराबर आ गया 368। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 368/4 और गुणे 100। ठीक, काट दीजिए इसको, 4 नहीं 36, 4 दूना 8 बराबर आ जाएगा 9200। ठीक, कितना आ जाएगा, 9200। सवाल आपसे क्या पूछा था, ओ दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया था, इस वजह से आंसर गलत आ गया अपना। यहाँ पे 308 है, ठीक है ना। तो 4% बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो -60 जाएगा, ठीक है। तो 4% की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 248, कितना बन जाएगा, 248। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 248/4 गुणे 100। 4 छंग 24, 4 दूना 8 बराबर कितना आ जाएगा, 6200। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 6200 आ जाएगी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। बहुत ही शानदार सवाल था, मेंस का क्वेश्चन है ये, इसको एक बार आप जरूर ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। कोशिश करिएगा कि आपसे ये बन जाए। तो लो दोस्तों, यहाँ से अपना प्रतिशत नामक जो अध्याय था वो होता है समाप्त। प्रतिशत के लगभग हमने 50 से 51 क्वेश्चन किए होंगे। ठीक, इस स्लाइड में लगभग नहीं तो 47 से 48 जो है तो स्लाइडें हैं, और एक स्लाइड में कुछ स्लाइडों में स्टार्टिंग में हमने 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी किए हैं। तो लगभग हमने जो है तो 50 से ऊपर ही प्रश्न हल कर लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना प्रतिशत होता है समाप्त। प्रतिशत के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे टाइप के हमने करा दिए हैं। अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो गई होगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर क्वेश्चन को लिखते रहे होंगे और उसका सलूशन भी साथ में लिखे होंगे, ठीक है ना। अब आने वाले समय पे अब हम प्रतिशत के बाद CISI, प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, इस तरह की वीडियो और भी अपलोड करने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी, जिस भी टॉपिक की डिमांड ज़्यादा होगी, उसी टॉपिक का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है, तो आज इस सेशन को यहीं पे अपन क्लोज करते हैं। आने वाले समय पे मैंने आपको जैसा बताया कि अभी तो हम थोड़ा क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा बिजी होने के कारण ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते, दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर पाते हैं, ठीक। लेकिन आने वाले समय में हम लाइव क्लास की भी सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं और साथ ही साथ मैथ के अलावा रीजनिंग या जीएस की भी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों मित्रों को भी आप बता दीजिए, उनको भी जो है तो वीडियो सजेस्ट कर दीजिए। तो आज की सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। कल नए टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।